खबरदार तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की अगली श्रृंखला के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है आँखें। यह फिल्म 1968 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे रामानंद सागर, जबकि फिल्म में मुख्य भूमिका धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने निभाई थी। मदनपुरी और जीवन ने इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी, जबकि नासिर हुसैन आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन दोनों के लिए फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड प्राप्त हुए थे। इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य के दृश्यों और श्रुति मधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे रवि, जबकि फिल्म में गानों को स्वरबद्ध किया था मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले ने। इस फिल्म के प्रमुख कुछ गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। लुट जा हो लुट जा, यही दिन है प्यारे, लुट जा, तेरे सामने है प्यारे कई झूमते नजारे, तुझे छिपना है तो छिप जा, लुट जा हो लुट जा। मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी। गैरों पे करम अपनों पे सितम, ओ जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे सनम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा वरम, ओ जाने वफा ये जुल्म न कर। आइए जानते हैं क्या है फिल्म आँखें की पूरी कहानी। फिल्म आँखें की कहानी की शुरुआत एक रेलगाड़ी के गुजरने के दृश्य से होती है। इस रेलगाड़ी को आतंकवादी विस्फोट कर उड़ा देता है। सरकार आतंकवादियों की इन कार्रवाई को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। ऐसे में आज़ाद हिंद फौज से जुड़े लोग अपने ऊपर इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि इस क्षेत्र में आतंकवादियों को अपने पैर फैलाने नहीं देंगे। इस घटना के बाद मेजर दीवान चंद, जिसकी भूमिका नजीर हुसैन ने निभाई है, आतंकवादियों के द्वारा ट्रेन में बम विस्फोट कर उसे उड़ा दिए जाने की घटना से काफ़ी क्षुब्ध होकर इसे रोकने को लेकर अपने सहयोगियों के साथ विचार कर रहे होते हैं। तभी वहां आज़ाद हिंद फौज का एक अन्य सेनानी अशफाक अपने बेटा अकरम, जिसकी भूमिका प्रद्युम्न रंधावा ने निभाई है, के साथ मेजर साहब से मिलने आता है। अशफाक अपने बेटे अकरम का परिचय मेजर साहब और उसके बेटे सुनील, जिसकी भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है, से कराता है। इस बैठक में जब मेजर साहब यह कहते हैं कि सिर्फ सरकार के भरोसे इन आतंकवादियों को यहाँ से बाहर कर इस क्षेत्र में अमन चैन नहीं फैलाया जा सकता है, बल्कि इसमें हम सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, तब अकरम यह कहकर इसका विरोध करता है कि आतंकवादियों से लड़ने और उन्हें इस क्षेत्र में आने से रोकने का काम तो सरकार का है। तब सुनील उसे यह कहकर निरुत्तर कर देता है कि देश में अमन चैन फैलाना सरकार का काम है, लेकिन अगर कोई किसी की मां के ऊपर हमला करेगा तो वह सरकार के मुलाजिमों के आने का इंतजार करेगा या तत्क्षण उसका विरोध करेगा। सुनील के इस प्रश्न का अकरम के पास कोई जवाब नहीं रहता है और वह चुप्पी साध लेता है। मेजर साहब अशफाक को इस बात की जानकारी देते हैं कि उसका बड़ा बेटा सलीम आतंकवादियों के खेमे में घुसकर जासूसी करते हुए महत्वपूर्ण सूचना भिजवा रहा है।
इसी क्रम में वह बताते हैं कि सलीम की सूचना के अनुसार 2 दिनों के बाद आतंकवादियों के विदेश स्थित हेडक्वार्टर से भारत स्थित आतंकवादियों के लिए बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद भेजा जा रहा है ताकि उससे भारत में तबाही मचाई जा सके। इसके बाद अशफाक अकरम को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। एक दिन मेजर साहब की बेटी सुनंदा अपने पति और बेटे बबलू के साथ मेजर साहब के यहाँ रहने चली जाती है क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में विदेश जा रहा है। एक दिन यहाँ सुनंदा अपने भाई सुनील से उसके प्रेमिका को लेकर सवाल करती है कि उससे उसकी मुलाकात कैसे हुई। पहले तो सुनील उसके किसी भी प्रकार से प्यार में हो रहने की बात से साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब सुनंदा जोर पकड़ लेती है तो वह बताता है कि जब वह जासूसी का काम सीखने के क्रम में जापान गया था तो वहाँ उसकी मुलाकात मीनाक्षी मेहता, जिसकी भूमिका माला सिन्हा ने निभाई है, से हुई थी। उसका पिता भारतीय थे और माता जापानी। इसके पिता की मृत्यु आज़ाद हिंद फौज के लिए जासूसी करने के दरमियान हो गई थी। मीनाक्षी इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने यह कहकर किया जासूस का काम करता है और इसमें एक मिशन पर जाने वाला है, ऐसे में इसकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। वह तत्काल उससे शादी न करने की बात कहकर भारत आने के लिए उससे विदा मांगता है। हालांकि मीनाक्षी फिर भी उसका इंतजार करने की बात करते हुए उसे विदा कर देती है। मेजर साहब सलीम के द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर अपने लोगों को उस बंदरगाह पर भेज देते हैं जहां आतंकी सरगना के द्वारा भेजा गया हथियार का यह खेप उतरने वाला है। सलीम जब मेजर साहब से इस बात की तसल्ली कर लेना चाहता है कि उसके आदमी बंदरगाह पर पहुंचे हैं या नहीं, तभी उस जहाज में मौजूद आतंकी उसे ऐसा करते हुए सुन लेता है और बीच रास्ते में ही हथियारों से भरी पेटियों को लाइव सेविंग मटेरियल में बांधकर फेंकने लगता है ताकि बंदरगाह पर कुछ पकड़ा नहीं जाए और समुद्र में तैरते हुए इन बंडलों को या दूसरी नौका की मदद से आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंचा दें। सलीम आतंकवादियों को ऐसा करते देख इस बात की सूचना मेजर साहब को देने लगता है। तभी आतंकी सलीम पर गोली चला देता है जिससे उसकी जान चली जाती है। हालांकि सलीम से प्राप्त सूचना के आधार पर मेजर साहब अपने वफादारों को भेजकर समुद्र में आतंकवादियों के द्वारा फेंके गए हथियारों के उस खेप को बरामद करवा लेते हैं। सलीम के मारे जाने के बाद मेजर साहब अपने बेटा सुनील को इन आतंकवादियों के गिरोह में शामिल होकर खुफिया तरीके से उसके द्वारा किए जाने वाले आतंकी प्रपंच का खुलासा करने और उसे रोकने के लिए भेज देते हैं। जाने से पूर्व मेजर साहब सुनील को यह बताते हैं कि वहाँ नदीम, जिसकी भूमिका सुजीत कुमार ने निभाई है, वह इसका अपना आदमी है और वही तुम्हें आतंकवादियों के गिरोह में प्रवेश करा देगा। सलीम के मरने के बाद उसका स्थान लेने के लिए सुनील के आने की भनक इन आतंकवादियों को लग जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गिरोह का सरगना सैयद अपने 2 प्रमुख आतंकी, डॉक्टर, जिसकी भूमिका जीवन ने, और कैप्टन, जिसकी भूमिका मदनपुरी ने निभाई है, को बेरूत भेज देता है ताकि सुनील के बेरूत पहुंचने पर उससे सारी जानकारी लेकर उसकी हत्या कर दे। लेबनान की सरकार या इन आतंकी संगठन पर नज़र बनाए रखने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई शंका न हो, इसके लिए यह आतंकियों द्वारा दिखावे के लिए चलाए जाने वाले अस्पताल में चले जाते हैं और गंभीर रूप से घायल दिखने के लिए डॉक्टर इसके शरीर पर पूरी तरह से पट्टी बांध देता है और कैप्टन अटेंडेंट के रूप में इसके साथ बड़े अस्पताल में चला आता है। यहाँ दिखावे के लिए डॉक्टर इसके शरीर पर बांधी गई बैंडेज और पट्टी को काटकर हटा देता है और फिर यहाँ से यह दोनों आतंकी संगठन के बेरूत स्थित हेडक्वार्टर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ये दोनों नदीम को बंधक बनाकर यूसुफ को फेस मास्क लगाकर नकली नदीम के तौर पर सुनील को अपनी जाल में फंसाने की जिम्मेदारी सौंप देता है। सुनील के बेरूत आने पर हवाई अड्डे पर नदीम मीनाक्षी के साथ उसका स्वागत करता है। नदीम उसे एक होटल में ले जाता है और इसका स्वागत करता है, आतिथ्यकारी करता है। यहाँ नदीम की हरकतें सुनील को संदेहास्पद प्रतीत होने लगती है। सुनील मीनाक्षी से नदीम को लेकर सवाल करता है। तब मीनाक्षी उसे भी अपने ग्रुप का ही जासूस होने की बात बताती है। मीनाक्षी उसे बिल्कुल अपने भरोसे का होने का बात बताती है, लेकिन सुनील को मीनाक्षी की कही इस बात पर भी भरोसा नहीं होता है। सुनील पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से आतंकी सरगना डॉक्टर और कैप्टन एक बड़ी पार्टी का आयोजन करता है। इस पार्टी में आतंकी सुनील को फंसाने का प्रयास कर
है तो इसी पार्टी के माध्यम से सुनील भी नदीम की सच्चाई उजागर कर आतंकवादियों के विरुद्ध असली कार्रवाई क्या करे, इसकी कार्य योजना बनाने के लिए इस पार्टी में शामिल हो जाता है। तय योजना के अनुसार मीनाक्षी को नदीम को प्रेम भरी बातों में अपने पास फंसाए रखना है और सुनील को इस दौरान उसके ठिकाने पर जाकर तलाशी लेना है। ऐसे में इस पार्टी में जैसे ही नदीम मीनाक्षी के पास आता है, मीनाक्षी उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगती है और सुनील वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन मीनाक्षी उसे अपने प्रेम भरी बातों में उलझाए रखती है। सुनील नदीम के घर से कुछ संदिग्ध निगेटिव और कुछ अन्य कागजात लेकर वापस उसी पार्टी में एक दूसरी महिला से मिलकर बात करने लगता है। इस बीच सुनील को फंसाने के लिए आतंकवादियों की तय योजना के अनुसार एक आतंकवादी लड़की बेरूत की राजकुमारी जैनब के नाम से बातचीत में मशगूल मीनाक्षी और नदीम के पास आती है और सुनील को लेकर नदीम से बात करने लगती है। तब नदीम मीनाक्षी से पूछता है कि आखिर सुनील कहाँ गायब हो गया। तब मीनाक्षी वहीं दूसरे किनारे पर एक महिला से बातचीत में मशगूल सुनील की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह कहीं नहीं गया है, वह सामने एक महिला से बात कर रहा है। तब नदीम वहां से उठकर सुनील के पास आता है और उससे कहता है कि बेरूत की राजकुमारी जैनब उससे मिलना चाहती है। इस पर सुनील नदीम पर तंज कसते हुए कहता है, लेकिन वह तो तुम्हें चाहती है। तब नदीम कहता है कि अब वह तुम्हें चाहने लगी है। फिर उसकी राजकुमारी जैकब से मुलाकात होती है और जैकब सुनील के साथ पार्टी के दूसरे हिस्से में चली आती है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है ताकि उसे अपने प्यार में उलझाकर उससे खुफिया जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन सुनील सिर्फ उसकी सुंदरता और उसके तथा नदीम के प्रेम की बातें को दोहराने लगता है। पार्टी के समाप्ति के बाद सुनील और मीनाक्षी आपस में मिलते हैं। मीनाक्षी सुनील से पूछती है कि वे दोनों शादी कब करेंगे। तब सुनील कहता है कि अपने मिशन के पूरा होने के बाद। इसके बाद मीनाक्षी उस नेगेटिव को साफ करके सुनील को दिखाती है तो इसमें नदीम के आतंकवादियों से मिले होने की जानकारी मिलती है। साथ ही उसके बार बार एक खंडहर में जाने की दृश्य भी इन तस्वीरों में सामने आती है। मीनाक्षी नदीम के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर सुनील के द्वारा उस खंडहर के बारे में पूछने पर वह बताती है कि लगता है कि यह आतंकवादियों के छिपने का अड्डा है। सुनील और मीनाक्षी जब उस खंडहर में जाते हैं तो वहाँ कई तरह के संदिग्ध कार्रवाई होते देखते हैं। छिपते छुपाते दोनों खंडहर में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ सुनील मीनाक्षी को एक जगह स्थिर होकर सभी गतिविधियों पर नज़र रखते हुए उसे सूचित करने की बात का उस खंडहर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी पेटियों में हथियार और बारूद भरकर दूसरे आतंकी ठिकानों पर भेजने की तैयारी चल रहा है। यहाँ जंजीर में जकड़ा हुआ एक व्यक्ति भी दिखता है जिसे आतंकवादी तरह तरह से यातना देते हैं। इस बीच एक आतंकी की नज़र सुनील पर पड़ जाती है और वह सुनील को पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन सुनील इसे मारकर इसका कचूमर निकाल देता है। इसके बाद कई अन्य आतंकियों से भी उसकी लड़ाई होती है जिसे वह अपनी गोली से मार डालता है। इसके बाद वह हथकड़ी में जकड़े उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे गिड़गिड़ाने पर उसकी हथकड़ी को गोली से तोड़ देता है। पूछने पर वह व्यक्ति बताता है कि यह असली नदीम है और बाहर जो नदीम है वह आतंकवादी यूसुफ है। मुझे कैद कर वह मेरे ही रूप में रहते हुए खुफिया एजेंसियों को धोखा देकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। सुनील जब इस असली नदीम को लेकर आ रहा होता है तभी वह देखता है कि एक आतंकी मीनाक्षी पर गोली चलाने वाला है। तब वह दूर से ही गोली चलाकर उसे मार देता है। फिर नदीम के कहे अनुसार वह आतंकवादियों के इस अड्डे को बम से विस्फोट कर उड़ा देता है। आतंकवादी इस घटना को अपने ही गिरोह के किसी सदस्य के द्वारा लापरवाही में सिगरेट पीने की वजह से हुए घटना मानता है। साथ ही यह भी समझ लेता है कि इस बम विस्फोट में ही असली नदीम की भी मौत हो गई है और उसके अन्य साथियों की भी। होटल में आकर सुनील असली नदीम और मीनाक्षी के साथ नकली नदीम को पकड़ने की योजना बनाता है ताकि असली नदीम नकली नदीम के रूप में आतंकवादियों के साथ वहाँ की खुफिया जानकारी इन लोगों तक पहुँचा सके। इस क्रम में एक दिन मीनाक्षी नकली नदीम को अपने पास बुलाती है और इसके थोड़ी देर के बाद मीनाक्षी कुछ बहाना करके वहाँ से हट जाती है और आतंकवादियों के पास चली जाती है ताकि नदीम को लेकर आतंकवादियों को इसके संलिप्त होने का किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो।
यहाँ सुनील असली नदीम को पकड़कर एक गुप्त ठिकाने पर ले जाकर बंद कर देता है और असली नदीम नकली नदीम बनकर आतंकवादियों के साथ मिलकर उन्हें उसकी गुप्त सूचनाएं जुटाने लगता है। नदीम के द्वारा भेजे जाने वाले जानकारी के आधार पर सुनील पैनी नज़र रखता है और भारत से जुड़े मामले को मीनाक्षी के द्वारा अपने पिता मेजर साहब के पास भिजवा देता है। इसके बाद मेजर साहब वहां अपने संगठन के लोगों के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा भेजे जाने वाले गोला बारूद और हथियारों को जब्त कर लेते हैं, जिससे भारत में आतंकवादी घटनाएं कम घटने लगी हैं। अपनी कमर टूटती देख भारत में आतंकी सरगना डॉक्टर और कैप्टन मेजर साहब पर दबाव बनाने की रणनीति पर विचार करने लगता है। इस क्रम में कैप्टन और डॉक्टर दोनों मेजर के घर रह रहे अशफाक के बेटा अशरफ को अपने कब्जे में ले लेता है। कैप्टन उससे कहता है कि मेजर साहब के नाती के जन्मदिन के अवसर पर वह खान पान की व्यवस्था खुद देखे और इसके बदले में या उसे ढेर सारे पैसे देने की भी बात करता है। मेजर साहब के नाती बबलू का जब जन्मदिन मनाया जा रहा है तभी आतंकी संगठन वाले वेश बदलकर खानसामा बनकर वहां पहुंच जाता है और मौका पाकर बबलू को नशीला पदार्थ देख खिलाकर बेहोश कर देता है। फिर वह उसे एक बोरे में भरकर वहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद जब वहां उपस्थित मेजबान मेजर साहब से बबलू को बुलाकर जल्दी से केक कटवाने की बात करते हैं, तब मेजर साहब अपनी बेटी सुनंदा से बबलू को बुलाकर जल्दी से केक कटवाने कहता है। सुनंदा चारों तरफ अपने बेटे बबलू को तलाश कर हार जाती है। जब कहीं भी उसे अपना बेटा बबलू नहीं दिखाई पड़ता है तब वह काफ़ी दुखी हो जाती है। अगले दिन जब सुनंदा एक मंदिर में पूजा करने जाती है तो वहाँ एक अन्य स्त्री उससे मिलती है और उसे अपने बेटे बबलू से मिलने का तरीका बताती है। वह स्त्री सुनंदा को लेकर एक साधु के मंदिर में बने तहखाना के अंदर से होते हुए उसे आतंकवादियों के अड्डे पर ले जाती है। यहाँ मौजूद आतंकी कैप्टन और डॉक्टर सुनंदा से बबलू को छोड़ने के एवज में एक सौदा करने की बात करता है। इसके अनुसार उसके आतंकी संगठन की एक औरत, जिसकी भूमिका ललिता पवार ने निभाई है, मौसी बनकर इसके घर में रहने वाली है। पहले तो सुनंदा इससे इनकार करती है, लेकिन जब आतंकी उसके बेटे के शरीर में कील चुभा कर मारने लगता है तब सुनंदा उस औरत को मौसी बनाकर अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। सुनंदा की मौसी के रूप में वह आतंकी औरत इसके घर में आकर ऐसी व्यवस्था करती है जिससे वह मेजर साहब के पास आने वाले हर संदेश को सुन लेती है और अपने आतंकी संगठन को बता देती है। एक दिन बेरूत की राजकुमारी का हाथ में पिस्टल लिए हुए सुनील के कमरे में आती है और सुनील के बिस्तर को हटाती है। तब तक बगल में छिपा सुनील सामने आ जाता है और उस पर बंदूक तानकर सवाल करता है कि वह उसे मारने के लिए आई थी। इस पर जैकब कहती है कि वह इसे मारने के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसे आगाह करने के लिए आई थी कि आतंकी उसे मार देना चाहते हैं, इसलिए वह जल्दी यहाँ से निकलकर भारत चला जाए। इस पर सुनील उससे कहता है कि उसके कहे अनुसार वह भारत चला जाएगा, लेकिन इससे पहले उसे इस आतंकवादी संगठन के भारत स्थित ठिकाने की जानकारी देनी होगी। तब वह उसे भारत के आतंकी संगठन की जानकारी दे देती है। तब मीनाक्षी मेजर साहब को सुनील के भारत आने की बात बताती है। सुनंदा के साथ रह रही मौसी इस बात को सुन लेती है और आतंकी संगठन को बता देती है। इसके बाद जब सुनील भारत आ रहा होता है तो आतंकी इसे पकड़ लेता है और एक पिंजरे में बंद कर तहखाने में एक भूखे बाघ के पास रख देता है। यहाँ बाघ उसे खाने के लिए पंजा मारता है, जिससे वह घायल हो जाता है। सुनील के आतंकियों के द्वारा पकड़ लिए जाने से मीनाक्षी और नदीम काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी क्रम में उसे पता चलता है कि सुनील को एक सुनार के घर में छुपा कर रखा गया है। तब मीनाक्षी एक राजकुमारी बनकर आभूषण खरीदने उसके यहाँ पहुँच जाती है। राजकुमारी बनी मीनाक्षी उस सुनार को जेवर दिखाने के लिए अपने पास रखती है। इधर उसके साथ आए मोहम्मद सुनील की तलाश में जगह जगह घूमने लगता है। इसी क्रम में वह सुनार के एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे प्रताड़ित कर सुनील के छिपाए गए जगह की जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस क्रम में वह एक जगह गिरकर सुनील के पिंजरे पर चला आता है। उसे देखकर बाघ उसे खाने के लिए उछलने लगता है तो वह डरकर फिर से वहाँ से बाहर भाग जाता है और इस बार एक रस्सी और एक आरी लेकर सुनील के पास वापस जाता है। सुनील उससे आरी ले लेता है और पिंजरे के रॉड को काट कर निकल जाता है। इसके बाद
जानकारी को वह अपने निकल जाने की सूचना देती है, जिससे राजकुमारी मीनाक्षी अब वहाँ से जाने लगती है। तब सुनार को उस पर शक हो जाता है और वह उसे गोली मारना ही चाहता है कि सुनील दूर से ही गोली चलाकर उसे मार देता है। तब तक अन्य आतंकी भी वहां पहुंच जाता है और सभी को बंधक बनाकर दूसरे ठिकाने पर ले जाने लगता है। लेकिन तभी नदीम पुलिस को लेकर वहां आ जाता है और सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार करवा देता है। इस बीच सुनील को इस बात की जानकारी मिल जाती है, उसके पिता पर दबाव बनाने के लिए आतंकवादियों ने उसके भांजे को अपने गिरफ्त में ले लिया है। साथ ही कुछ ऐसा किया है जिससे उसके पिता को यहाँ से भेजे जाने वाली सारी जानकारी भी मिल जाती है। ऐसे में भारत जाने से पहले आतंकवादियों को भ्रम में डालने के लिए सुनील एक चाल चलता है और मीनाक्षी से अपने पिता को फ़ोन करवा देता है कि यहाँ आतंकवादियों ने सुनील को मार दिया है। मेजर के यहाँ सुनंदा के साथ रह रही मौसी के रूप में आतंकवादी इस बात को सुन लेती है और अपने आतंकी संगठन को इसकी सूचना दे देती है। तब आतंकवादी भी यह मान लेता है कि सुनील अब मर चुका है। इस बीच सुनील मीनाक्षी के साथ हिंदुस्तान लौट आता है। सुनील की मौत की खबर सुनकर सुनंदा गुस्से से भर उठती है और पिता का पिस्तौल लेकर घर में रह रही मौसी को मारने चल देती है, लेकिन मौसी चकमा देकर उसे ही अपने गिरफ्त में ले लेती है और वहाँ से अपने आतंकी ठिकाने पर जाने लगती है। तभी मेजर साहब वहाँ आकर मौसी को पकड़कर अपने एक साथी को सौंप देता है। फिर सुनंदा से पूछते हैं कि उसे बबलू के छिपाए जाने की जगह की जानकारी है। तब वह कहती है कि उसे हर जगह आंखों में पट्टी बांध कर ले जाया जाता था, इसलिए उस जगह के बारे में यह कुछ नहीं जानती। तब मेजर साहब मौसी से उस अड्डे की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ मुड़ते हैं तो पाते हैं कि मौसी जहर खाकर अपनी जान दे चुकी है। मौसी के इस प्रकार जहर खाकर जान दे देने की वजह से अब आतंकी ठिकाने के पास पहुंचने का जो एक रास्ता मेजर साहब के पास था वह भी ख़त्म हो जाता है। इससे मेजर साहब काफ़ी निराश हो जाते हैं। तब तक सुनील भी मीनाक्षी के साथ वहां चला आता है और सभी को सांत्वना देता है। एक दिन सुनील और मीनाक्षी अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक साधु की कुटिया की तरफ जाते हैं तो साधु की हरकत उन्हें संदेहास्पद लगती है। सुनील उसे प्रताड़ित कर आतंकवादियों के द्वारा छिपा कर रखे गए अपने भांजे बबलू का पता प्राप्त कर लेता है। साधु से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील और मीनाक्षी आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और कैप्टन तथा डॉक्टर को बंदूक के निशाने पर ले लेते हैं। तभी कैप्टन और डॉक्टर आतंकवादियों को बबलू को कील धंसाकर मार देने का आदेश देता है। इसे देखकर सुनील घबरा जाता है। सुनील को घबराए देख कैप्टन और डॉक्टर इन दोनों को अपना हथियार फेंक देने के लिए कहता है। तब सुनील मीनाक्षी को इशारा करता है कि वहीं पर वह अपनी बंदूक नीचे फेंक दे। इसके बाद आतंकवादी जैसे ही बबलू को कील चुबाकर मारना रोकता है वैसे ही सुनील छलांग लगाकर बबलू को इस कोठरी से निकाल लेता है और फिर से अपनी बंदूक उठाकर कैप्टन और डॉक्टर को निशाने पर ले लेता है। यह काम वह इतना फुर्ती से करता है कि डॉक्टर और कैप्टन को सोचने का जरा सा भी अवसर नहीं मिलता है। फिर वह सबको साथ लेकर उस आतंकी ठिकाने से बाहर आने लगता है। इस बीच एक आतंकी सुनील पर हमला कर देता है जिससे उसके हाथ की बंदूक नीचे गिर जाती है और आतंकियों तथा सुनील तथा मीनाक्षी के बीच लड़ाई होने लगती है। मारपीट के दौरान ही सुनील एक आतंकवादियों से उसकी बंदूक छीन लेता है। फिर मीनाक्षी को बबलू को लेकर वहां से जाने के लिए कहता है और अकेले ही आतंकवादियों से लड़ने लगता है। बबलू को लेकर जा रही मीनाक्षी को सुरक्षित जान आतंकवादी उस पर गोलियां चलाने लगता है। तब मीनाक्षी किसी तरह से बबलू को लेकर आतंकवादियों की गोली से उसे बचाते हुए बाहर निकलने लगती है। इस बीच डॉक्टर और कैप्टन जगह जगह विस्फोट कर देता है जिससे वह मकान धराशायी हो जाता है। मीनाक्षी और बबलू एक जगह इसी मलबे में धंस जाता है, लेकिन मीनाक्षी बबलू की हिफाजत करती है। इधर सुनील डॉक्टर और कैप्टन तथा अन्य आतंकवादियों को मारकर जब बाहर आता है तो वहाँ अपने पिता मेजर साहब को आतंकवादियों के अड्डे की तरफ आते हुए पाता है। यह उनसे मीनाक्षी और बबलू को लेकर सवाल करता है तो वैसे बताते हैं कि मीनाक्षी और बबलू बाहर नहीं आए हैं। तब सब मीनाक्षी और बबलू को उस मलबे में तलाशने लगते हैं। इस क्रम में सबसे पहले उसकी नज़र बबलू पर पड़ती है। जब वह बबलू को उस मलबे से निकालते हैं तो बबलू तो सुरक्षित रहता है, लेकिन मीनाक्षी बुरी तरह से घायल मिलती है। तब सुनील सारे मलबे को हटाकर मीनाक्षी को बाहर लाता है।
मीनाक्षी बुरी तरह से घायल रहती है और जैसे ही उसे होश आता है वह सामने सुनील को देखती है तो उससे कहती है कि उसके कहे अनुसार इसने बबलू को सुरक्षित बचा लिया है और इस प्रकार से उसके मिशन को पूरा कर दिया है। इस पर सुनील उसे अपने आगोश में लेते हुए कहता है इसने अगर उसके वचन को पूरा कर दिया है तो अपने वचन के अनुसार या अपने मिशन के पूरा होने के बाद उसके साथ शादी करने के अपने दूसरे मिशन को भी पूरा कर लेगा। इन दोनों के प्रेम भरे इस दृश्य के साथ ही फिल्म आँखें की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।